विश्व शक्ति का उद्गम, प्रतिपदार्थ और प्रतिव्यक्तित्व। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई कभी परमाणु को माना जाता था, पर अब वैसी मान्यता नहीं रही। ढेले के भीतर असंख्य कण होते हैं, उसी प्रकार परमाणु अब एक ढेला भर है। उसके अंतराल में अनेक सूक्ष्म और उसके अंतर्गत भी अति सूक्ष्म कण प्रतिकण मिलते चले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के नाम अब बहुचर्चित हैं। अब उनके भी अंतराल में खोजी गई नई इकाइयां ही चर्चा का विषय बनी हुई हैं, और शक्ति का उद्गम इन्हीं अति सूक्ष्मों के सम्मिलन, सम्मिश्रण एवं परिभ्रमण के क्रम को ठहराया जा रहा है। शक्ति का प्रकटीकरण ही अनुभव में आता है। उसका उद्भव कहाँ से होता है, इसके लिए अधिकाधिक गहराई में लगातार उतरते जाने की आवश्यकता पड़ती जाती है। यूरोप के 12 विभिन्न राष्ट्रों ने आधुनिक युग के सबसे महत्व के अनुसंधान के लिए 385 करोड़ रुपए की लागत का एक सुपर सिक्रोट्रॉन (SPS) के नाम से प्रसिद्ध संरचना बनाई है, जिसकी परिधि 7 किलोमीटर और चौड़ाई 2.2 किलोमीटर है, और जिसमें 18 टन के चुंबक लगे हुए हैं। इसमें एक स्टेनलेस स्टील की वैक्यूम ट्यूब लगी है, जिसके अंदर करोड़ों एटॉमिक पार्टिकल्स को बड़ी तीव्र गति से ले जाया जाता है। यह संयंत्र जेनेवा में स्विट्जरलैंड एवं फ्रांस की सीमा पर बनाया गया है। वह 12 यूरोपीय राष्ट्रों की संस्था CERN (CERN काउंसिल यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर) नाम से प्रसिद्ध है। सन 1930 से एक नया युग भौतिक विज्ञान में प्रारंभ हुआ है। इसी के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि छोटे कणों से भी सूक्ष्म 200 से अधिक सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स पाए गए हैं, जिन्हें वैज्ञानिक प्रायः ज़ू ऑफ स्ट्रेंज बीस कहते हैं। इन सूक्ष्म कणों को प्रायः 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हैड्रॉन्स, जिसका अभिप्राय है बड़े और मजबूत, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन आदि। दूसरा है लैप्टॉन्स, सूक्ष्म एवं कमजोर, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स एवं न्यूट्रिनोस। सन 1964 में जेलमान एवं सहयोगी जॉर्ज ड्विक को ओमेगा माइनस नामक सूक्ष्म कण क्वार्क की परिकल्पना अनुसार भविष्य कथन करने पर नोबेल पुरस्कार मिला था। इन कणों के साथ साथ अन्य प्रतिकणों का भी अनुसंधान से पता लगा है। क्वार्क, एंटीक्वार्क नाम के सूक्ष्मतम कणों से मिलकर ही हैड्रॉन्स एवं लेप्टॉन्स बनते हैं। प्रत्येक हैड्रॉन 2 या 3 क्वार्क और एंटीक्वार्क मिलकर बना लेता है। पदार्थ की संरचना की पहेली का समाधान करने में भौतिक विज्ञानी कहाँ तक सफल होंगे, इसके बारे में CERN ने रिसर्च डायरेक्टर जनरल डॉक्टर लियोन वॉन होव कहते हैं कि हमारा अनुसंधान प्रौढ़ावस्था में है, लेकिन हम अनेक जटिल समस्याओं की उलझन में फंस गए हैं। जिन उलझनों में पार्टिकल फिजिक्स के मूर्धन्य विज्ञानी फंस गए हैं, उनमें प्रमुख है प्रतिपदार्थ एंटीमैटर। पदार्थ के शक्तिकण विदित हैं। उसका सामान्य परिचय अणु विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा मिलता है। यूं इस ऊर्जा का जो आकलन मापक यंत्रों द्वारा किया जाता है, वह समग्र नहीं, आंशिक ही होता है। विखंडन और आकलन के मध्य जो अवधि और परिधि रहती है, उतने से ही उत्पन्न ऊर्जा का 3/4 भाग अंतरिक्ष में तिरोहित हो जाता है। आकलन प्रायः 1/4 का ही हो पाता है। इसलिए आंकी जाने वाली क्षमता वस्तु स्थिति की अपेक्षा कहीं कम ही होती है। अब प्रश्न यह है कि अणु परिवार की नितांत क्षुद्र इकाइयां इतनी सामर्थ्य लाती कहाँ से हैं, और इन्हें धारण कैसे, कहाँ और किस रूप में, किस प्रकार करती हैं। इस प्रश्न का एक नया तथ्य उभर कर सामने आया है। प्रतिकण ये पदार्थ कणों के साथ साथ रहते हैं। ये छाया की तरह ही साथ बनकर रहते हैं, घुले हुए हैं और परिस्थिति विशेष में उठते बैठते रहते हैं। यही है वह प्रसंग जिसमें डॉक्टर होव के अनुसार पार्टिकल फिजिक्स उलझनों के दलदल में फंस गई है। अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है कि कण का प्रतिकण प्रतिद्वंदी होते हुए भी पूरक है। ऋण और धन, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रवाह यूं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं,
तो भी उनके मिलने पर ही शक्ति का प्रवाह उत्पन्न होता है, अन्यथा उनकी प्रतिद्वंदिता कुछ कर नहीं पाती। दोनों अगति में ही पड़े रहते। गतिशील होने के लिए, कुछ उपलब्धि नियोजित करने के लिए उन्हें मिलजुल कर कुछ प्रयास करना पड़ता है, भले ही वह रचनात्मक न सही, प्रतिद्वंदात्मक ही क्यों ना हो। देव और दैत्यों की लड़ झगड़ का, उस युद्ध में नाश विनाश का इतिहास कथा पुराणों में प्रचुरता पूर्वक भरा पड़ा है। साथ ही वह कथानक भी महत्वपूर्ण है जिसमें दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और बहुमूल्य रत्न राशि वैभव कमाया था। कण और प्रतिकण के संबंध भी कुछ ऐसे ही हैं। जैसे देवों का जन्म अदिति और दैत्यों का दिति दो सगी बहनों से हुआ था, दोनों के पिता एक ही थे, इतने पर भी उनके अस्तित्व और पारस्परिक संबंध ऐसे थे जिन्हें विचित्र ही कह सकते हैं। न मित्र न शत्रु, साथ ही प्रगाढ़ मित्र और प्रचंड शत्रु भी। पदार्थ और प्रतिपदार्थ का अस्तित्व, स्वभाव और उपक्रम भी प्रायः ऐसा ही विचित्र है। दोनों साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को गति सहयोग देते हैं, साथ ही परस्पर विरोधी होने के कारण एक दूसरे को आघात पहुंचाने से भी नहीं चूकते। घड़ी के पेंडुलम सी चलते रहने वाली क्रिया प्रतिक्रिया के समतुल्य उसे समझा जाता रहता है। साथ रहते हुए भी सहयोग और संघर्ष का समन्वय किस प्रकार संभव है, यह इस पेंडुलम के उदाहरण से समझा जा सकता है। और पदार्थ प्रतिपदार्थ एक दूसरे के सहयोगी और विरोधी साथ साथ कैसे रह सकते हैं, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। शरीर और आत्मा का परस्पर सहयोग भी है और संघर्ष भी। सहयोग इस अर्थ में कि जीवन क्रम दोनों मिलजुल कर चलाते हैं। संघर्ष इस अर्थ में कि अपने अपने स्वार्थ के लिए खींचतान बनी रहती है। भले बुरे पुरुषार्थों का प्रकटीकरण इस संघर्ष से ही होता है। अभी तक प्राप्त जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक यही कहते थे कि प्रतिकण केवल प्रयोगशाला में ही प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के टकराव से ही होती है। क्योंकि न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट गोल्डन, जिनके नेतृत्व में 2 युवा वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, ने टेक्सास से 21 जुलाई 1979 को एक गुब्बारा छोड़ा जिसमें 5000 पाउंड के वजन के यंत्र थे और 300 पाउंड वजन का एक तीव्र संवेदन शक्ति चुंबक भी था। 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने पर गुब्बारे के सूक्ष्म उपकरणों ने चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से 28 एंटी प्रोटॉन की मौजूदगी अंकित की। अभी तक एंटी प्रोटॉन केवल प्रयोगशाला में ही देखे गए थे, किंतु यह प्रथम अवसर था जबकि खुले अंतरिक्ष में उन्हें देखा गया। जब तक की मान्यता यह थी कि पृथ्वी पर भारी मात्रा में जो ब्रह्मांड किरणें बरसती हैं, उनका उद्गम स्रोत किन्हीं तारकों, सौर मंडलों या निहारिकाओं में रहा होगा। ये भूली भटकी किरणें किसी अविज्ञात की ओर चलती होंगी और रास्ते में पड़ने वाले पृथ्वी को अपने अस्तित्व का परिचय तथा यत्किंचित उपहार अभिशाप देती जाती होंगी। पर अब प्रतिपदार्थ की सत्ता और प्रक्रिया को समझाने पर उस पूर्व मान्यता में आमूलचूल परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। नए निष्कर्ष यह बताते हैं कि ब्रह्मांड किरणें दूरगामी यात्रा करते हुए पृथ्वी पर नहीं आती, वरन अणु परिवार के घटकों में विद्यमान गतिशीलता ही यह उपार्जन करती है। यह बाहरी अनुदान नहीं, वरन अपना निजी उत्पादन ही है, जो टकराने, सहयोग देने की समन्वित नीति के कारण उद्भूत होता और प्रचंड शक्ति स्रोत की भूमिका उत्पन्न करता है। प्रतिपदार्थ की खोज एक प्रकृति के अस्तित्व की ओर संकेत करती है। प्रतिकण, प्रतिपदार्थ, प्रतिविश्व की मान्यता अब तक एक कल्पना नहीं रही, उसे वास्तविकता के रूप में अपनाया जा रहा है। एंटी मैटर, एंटी यूनिवर्स कभी उपहासास्पद चर्चा के रूप में वैज्ञानिकों के विनोद भर के लिए प्रयुक्त होती थी। अब उस संदर्भ में गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ एवं वास्तविकता के साथ विचार किया जाता है। पदार्थ की संरचना के बारे में अभी भी कोई मतभेद नहीं है, पर शक्ति का उद्गम उसे न मानने की बात चल पड़ी है। परमाणु परिवार में जो सामर्थ्य प्रतीत होती है वह उसके माध्यम से प्रकट तो होती है, किंतु वह उपयोग मात्र है, उत्पादन या आधार नहीं। इस तथ्य को शरीर और आत्मा के उदाहरण से अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है।
हलचलें शरीर में होती हैं और विभिन्न क्रियाकलाप उसी के द्वारा संपन्न होते हैं। इतने पर भी शरीर जीवन नहीं है, प्राण ही सामर्थ्य का उद्गम है। उसी की सत्ता तथा प्रेरणा शरीर को जीवित एवं गतिशील बनाती है। प्रति पदार्थ को प्रकृति की आत्मा और पदार्थ को उसकी काया कहा जाना चाहिए। नई खोजें इन दिनों भौतिक विज्ञान को इसी निष्कर्ष तक ले पहुंची हैं। प्रति पदार्थ के अस्तित्व को स्वीकार करने और उसे प्रकृति की समस्त गतिविधियों एवं शक्तियों का उद्गम मानने के उपरांत एक जटिल प्रश्न यह है कि उस क्षेत्र का तनिक भी अनुभव न होने के कारण प्रवेश के लिए की गई छेड़छाड़ उपयोगी होगी भी या नहीं। श्रम निरर्थक जाने तक का खतरा उठाया जा सकता है, पर डायनामाइट की छड़ से फुलझड़ी का खेल खेलने का साहस कौन संजोए। प्रवेशकर्ता का ही नहीं, इस समूचे भूमंडल एवं परिवार का, यहाँ तक कि ब्रह्मांड का भी प्रचलित प्रवाह उलट सकता है और जिस प्रतिविश्व की अभी तक कल्पना मात्र की जा रही है वह दृश्यमान ब्रह्मांड को विस्मृति के गर्त में धकेलकर स्वयं सिंहासन रूढ़ हो सकता है। तब भौतिक प्रकृति के वर्तमान नियम और आधारों का कहीं पता भी न चलेगा। उस स्थान पर प्रकृति अपनी नई रचना और नई व्यवस्था के अनुरूप इस ब्रह्मांड का नया ढांचा खड़ा करती, नया शासन चलाती दृष्टिगोचर होगी। यह पदार्थ और प्रतिपदार्थ के स्वरूप और संबंध का प्रसंग है। ठीक इसी प्रकार की आश्चर्यजनक कुतूहल भरी एक सत्ता व्यक्ति और प्रति व्यक्ति की भी समझी जा सकती है। व्यक्ति अर्थात शरीर मन सहित, प्रति व्यक्ति अर्थात प्राण महाप्राण सहित। हमें अभ्यास मात्र शरीर की इच्छा, आदतें और रसानुभूति भर का है। जो निकटवर्ती क्षेत्र में होता है उसी के अनुकरण का जो आकर्षण है, उसी का अनुगमन मन करता है और उसी प्रवाह में जीवन शकट ज्यों त्यों करके किसी अनिश्चित दिशा में भटकता रहता है। शरीर यात्रा की संगति प्रकृति क्रम के साथ बैठाई जा सकती है। शक्ति आत्मा की है। इस शक्ति के साथ संपर्क बनाने से मन डरता है कि कहीं इसका आधिपत्य काय जगत पर, भौतिक जीवन पर ना हो जाए। यह डरावनी स्थिति है। अंतस में विद्रूप उठ पड़े तो उसका स्वरूप पशु की परिधि को पार करता हुआ पिशाच तक पहुंच सकता है, और उसमें कुछ विशिष्ट जग पड़े तो देवत्व और स्वर्ग के प्रकटीकरण में भी कोई अड़चन शेष नहीं रहेगी। प्रति पदार्थ की तरह व्यक्ति भी चर्चा और शोध का विषय बने, उसकी मात्र सामर्थ्य के सदुपयोग का सूत्र हाथ लगे तो प्रचलन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। तब मनुष्य को देवता और संसार को स्वर्ग के रूप में परिणत होने में भी देर न लगेगी। भौतिक चेतना की गतिविधियां पशु प्रवृत्तियों के प्रकटीकरण तक सीमित हैं। इसके स्थान पर आत्मिक चेतना का आधिपत्य मानवीय सत्ता पर जम सके तो ऐसे अप्रत्याशित परिवर्तन की पूर्ण संभावना विद्यमान है जिसमें सतयुग की स्वर्गीय परिस्थितियों को इसी धरती पर विद्यमान देखा जा सके।